सा नि म प ग ग रे सा नि सा रे सा रे नि सा नि ध प म ग रे सा म ग रे सा रे नि सा नि ध प म ग रे सा सुनो। दर्शकों, मैं आज नैनीताल के मनु महारानी होटल में हूँ और आज मैं जिस शख्सियत के साथ बात करने जा रहा हूँ वो हमारे उत्तराखंड के ही सपूत हैं, पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं और उनकी एक पिथौरागढ़ से लेके फिल्मी दुनिया तक जाने का एक स्ट्रगल हम उनसे थोड़ा विमर्श करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे चैनल पे हैं बहुत एक मजे हुए कलाकार, थिएटर के कहें या टेलीविज़न की दुनिया के कहें या फिर सिने आर्टिस्ट कहें, वो हमारे बीच मौजूद हैं। हेमंत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धा सुनो पर। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा पांडे जी कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, आप कहाँ से आपने शुरुआत करी है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन पिथौरागढ़ में ही बीता, 18 बरस तक मैं वहीं रहा जी। गांव में, खेतों में जो सामान्य एक पहाड़ का लड़के को दायित्व तो कह लो या काम करना ज़रूरी होता है जी, वो सब, चाहे वो जंगल से लकड़ी फाड़ के लाना हो, हाथ तक हंगार लून सन जंगलवती या अकेले काम, तो वो सब हमें कर लूट बनाने वाला वो सब जीवन में ईश्वर ने सारा वो जीवन देखने को मिला है जी। और पाभे मेरा गांव है पिथौरागढ़ में। अच्छा। तो वहाँ से हमने हिमालय को रंग बदलते देखा है सुबह या शाम। तो उस प्रकृति ने मुझे पलने का, बढ़ने का अवसर दिया उस जगह पे जी। और उसके बाद फिर मैं चला गया दिल्ली जी। दिल्ली में 6 बरस तक नाटकों में काम किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी में भी 2.5-3 साल में रहा, जहां मैंने सबसे बड़े थिएटर के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें इब्राहिम अलकारी साहब, M.K. रैना, राम गोपाल बजाज, देवेंद्र राज, अंकुर त्रिपुरारी शर्मा, मतलब जो भी उस वक्त टॉप लोग थे उन सब के साथ काम कर, रंजीत कपूर जी। बिल्कुल। फिर वहाँ से फिल्म थी बैंडिट क्वीन। उसमें वो दशमलव जैसा रोल था, मैं ही जानता हूँ मैं उसमें कहाँ था। हाँ, जिसमें निर्मल पांडे जी का, निर्मल दा जी उसमें बढ़िया रोल में थे। मेरे ख्याल से 1995 की बात होगी ना, उससे भी पहले की जी। मैं रेपर्टरी में हुआ करता था। तो वहाँ वो करने के बाद फिर दिल्ली से मुंबई की यात्रा शुरू हो गई। तो आज लगभग पिथौरागढ़ से निकले हुए 33-34 साल हो गए। ईश्वर का आशीर्वाद है जी। बिल्कुल। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा वाला है, तो ईश्वरी है। आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो मेरे ख्याल से पिथौरागढ़, हाँ पिथौरागढ़ में मैंने 12वीं तक की पढ़ाई करी वहाँ पे। एग्ज़ाम दिया आज, लास्ट एग्ज़ाम था, और अगले दिन दिल्ली जाना। मेरी दीदी दिल्ली में रहती थी और जीजा दिल्ली में काम करते थे, तो बिटौला देने जाना था चैत के महीने जी। तो मैंने कहा मजून तो वो मेरे पास एक बढ़िया मौका था भागने का। बिल्कुल। भी टाइम में घरबती भाजपेर सफल होने वाले टाइम थी ना वो। बिल्कुल। तो लोग बाग जो है घर से निकल जाते थे, कुछ बन के ही आते थे, तो वैसे में मैं भी निकल गया। और ईजा पिठा लगा रही थी, तिलक लगा रही थी जाते वक्त, तो मैं ठान चुका था कि अब नहीं आऊँ। तो मैंने कहा अब नहीं हूँ। अच्छा। वो दिन है और ईश्वर ने ऐसा आशीर्वाद बनाए रखा कि सब बढ़िया शुरुआत। मतलब आपकी जो स्ट्रगल की कहानी है इंटरमीडिएट के बाद ही शुरू हो गई थी। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि एक गांव के रिमोट एरिया से, देहात से आने वाले व्यक्ति के लिए इतने बड़े सपने सजोना और उसको बिल्कुल 100% पूरा करना, इस जर्नी के बारे में? नहीं, हमको लगता है कि हम नादान थे, मूर्ख थे, जहाँ पानी का बहाव वो उसमें बहते चले गए, इसलिए नदी की धारा में बहाते बहाते सीधे समुद्र में लिया। या तो आप समुद्र पानी की धार को चीर करके उसको आगे बढ़ो, बिल्कुल, या इतने सहज बन जाओ कि आप नदी के प्रवाह से आप इधर से उधर, उधर से उधर करते हुए आप मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो जो शिवो वाल जो भाव थी ना, वो शिवो वाल भाव ने जो है वो जगह बनाने में आसानी दी। वो अपमान भी थे, अपमान सहने की शक्ति अब बढ़ती चली गई। तो इस वजह से लोग मिलते चले गए,
थपेड़े खाते चले गए। और आप नैनीताल में, मन्नू महारानी में हम बैठे हुए महापुर में, जी, जी। इसी नैनीताल में मेरे पिताजी ने चिट्ठी बांटी है। अच्छा। पोस्टमैन रहे हैं वो, बड़े उन सब डाणों काणों में वो चिट्ठी तार वो देने जाते थे। तो मुझे भी बड़ा लगाव है, क्योंकि तब मैं पिथौरागढ़ में रहता था। वो बचपन में जब नैनीताल की बात बताते थे तो हमने सिर्फ सुना था, और तब से ईश्वर का आशीर्वाद है कि हर 2 महीने 1 महीने में इधर आने का अवसर मिल जाता है। और अब ईश्वर के आशीर्वाद से पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो यहाँ से लेके गुप्तकाशी हो, पिथौरागढ़, चंबा, लोहाघाट, उधर देवप्रयाग, सब जगह ईश्वर के चाहने वाले दे रखे हैं ईश्वर ने, तो प्यार मिलता है। पांडे जी, जैसे कि आपने बताया ना कि एक मन में पता नहीं क्या आपकी सरस्वती बैठी होगी, जो आपने कहा कि अब नहीं आऊँगा। वैसे तो कुछ नकारात्मक पक्ष दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच की तरफ भी इंगित करता है कि आपने जो मेहनत करी और वास्तव में जब आए, वापस आए तो कुछ बन गया है। क्या होता है, गरीबी जो है ना बहुत बड़ा हथियार है। गरीबी जो है बहुत बड़ा हथियार है। उसमें आपने किस्से सुने होंगे, क्योंकि हर 10-15 साल में परिवार का जीवन चक्र बदलता है। बिल्कुल। तो जो आप उसको आभूषण की तरह लेता है गरीबी को, तो वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल। क्योंकि गरीबी में इतनी ताकत है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आगे बढ़ने का। इफ़ एंड बट कुछ है ही नहीं जी, कि ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, वो कुछ नहीं है। गरीबी में आपको, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तभी तो हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ऑटो वाले का बेटा IAS बना, फलाने वाले का ये बना। तो गरीबी को जो है आप सच्चाई से स्वीकार करते हुए जो काम आप करेंगे उसमें ईश्वर का आशीर्वाद हर वक्त रहते। बिल्कुल। हमारा भी ये था कि यार बड़ा परिवार था, कंबाइंड फैमिली थी जी। खाने पीने का प्रॉब्लम, ड्रेस का प्रॉब्लम, कपड़ों का प्रॉब्लम। नया पैंट तो शायद हमने पहना ही नहीं। जी। वो खद्दर वाला पहनते थे, खाकी वाला। बिल्कुल। और एक आध हमारे जानने वाले जो थे, वो बड़ा पैंट जिनका हो गया, जिनके लिए छोटा पड़ गया, वो मिलता था। वो 10 रुपये 12 रुपये में सिलाई करके टेरिकोट का पैंट, जी जी, आय हाय हाय, हीरो बन के। जी। आपके एक साक्षात्कार में मैंने शायद मेरे ख्याल से RJ काव्य के साथ था या किसी अन्य व्यक्ति के साथ था, आपने पलायन पे एक बहुत बड़ी बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई कि पलायन हमेशा बुरा भी नहीं होता। ना ना ना, क्योंकि उसका एक हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। तो जिस पॉजिटिव पहलू को आपने उस साक्षात्कार में रखा था, आपने कहा था कि यदि हम पलायन नहीं करेंगे, अपनी जगह से उसको परिवर्तित नहीं करेंगे, हम शिफ्ट नहीं होंगे, स्विच नहीं होंगे, तो जाहिर है कि हम तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ आपने सिद्ध करके दिखाया कि पलायन अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि उसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाए। हमारे बाबू बोलते हैं ना कि चोलो ब्योलो और क्योलो, एक जाग नहीं रो नहीं। जी जी, आगे बढ़ेगा, बिल है तो आगे बढ़ेगी, चोल से तो वो आगे ले जाओ। अब देखो, आज हमारे उत्तराखंड के बच्चे अपने ज्ञान से, अपने माता पिता का DNA जो उनके अंदर ज्ञान का मिला हुआ उनको, उसके दम पे एक से एक बड़ी कंपनियों में, विदेशों में, बिल्कुल, अमेरिका, कनाडा, कहाँ नहीं। जी बिल्कुल। अगर हम उनको नहीं जाने देते तो आज वो यहाँ पर उनके, अगर उनको खुराक नहीं मिलती तो वो यहीं रहते, तो शायद वो गलत रास्तों पे भी चले जाए। बिल्कुल। उनको रास्ता मिला, वो विदेश चले गए, तो फैलना ही है उन्होंने। निश्चित रूप से जैसा आपका कहना है, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जो अभिनय की दुनिया है, जो ये फिल्म इंडस्ट्री है या फिर टेलीविज़न की जो दुनिया है, उसमें पहाड़ के बच्चों में किस तरीके के बच्चों में आप भविष्य देखते हैं कि वो हेमंत पांडे जी की तरह कुछ अपना मकाम बनाएंगे, या फिर अपने यहाँ के 3-4 जो कलाकार हैं, हम उनमें ज्ञान जी का भी नाम ले सकते हैं, हम उसमें सुमन वैद्य जी का नाम ले सकते हैं, हम रजत तिवारी जी के पुराने जो महाभारत के कलाकार हैं उनका नाम ले सकते हैं, कई बच्चे और भी हुनर वाले होंगे। तो इसके लिए किस तरीके का हमको माहौल चाहिए होता है और क्या डेडिकेशन उसके लिए चाहिए? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि नैनीताल बड़ा भाग्यशाली शहर है तमाम कलाकारों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रंगमंच इतने बढ़िया लेवल पे होता है कि रंगमंच, युगमंच और थिएटर के बच्चों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इतनी विशाल जगह बनाई है। मुझे लगता है देश में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कहीं के निकले हैं अब तक, तो वो नैनीताल के। तो ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है। इसका संदेश दूर दराज के हमारे उत्तराखंड के जिलों में भी जाता है कि यार रंगमंच के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। और कला के लिए, फिल्मों में जाने के लिए भी रंगमंच बहुत ज़रूरी है। जी, रंगमंच एक तरह का, आप सोचो, साधु संत की तपस्या होती है, जैसे संगीत का 6 साल का कोर्स होता है, जैसे वैसे ही रंगमंच अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित करने का माध्यम है।
बिल्कुल। रंगमंच से क्या होता है, ये सेल्फ एनालाइज, अपने बारे में सही जानकारी हो जाए। वरना 90 साल उम्र तक ले आदमी पत्तों ने लागन की वो किस काम के लिए पैदा हुआ। जी बिल्कुल। रंगमंच सच्चाई से आप करते हैं तो आपको अपने बारे में सही ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल। मैं इस लायक हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। जी बिल्कुल। तो रंगमंच मुझे लगता है हर कलाकार के जीवन में होना चाहिए। और आज कुनेल की दीक्षा मुनेल देख ले कुनी ने, जी बिल्कुल। तो टैलेंटेड बंदा होगा तो वो आगे जाएगा, हुनर बोलेगा। हुनर, क्योंकि वहाँ भी ना योग्य व्यक्तियों की जरूरत है। जी बिल्कुल। मुंबई में कहो या किसी भी इंडस्ट्री में कहो, फिल्म इंडस्ट्री में योग्य व्यक्ति को हर कोई तलाश रहा है। जी बिल्कुल। सिर्फ इसका और उसका मिलन होने की देर है। जी जी। जिस दिन टाइम आलू वो मिल जाए, और एक दिन की यात्रा नहीं है। जी अब मैं अभी बात करते करते आपसे तो लग रहा था कि 34 बरस हो गए ईश्वर ने इस फील्ड में, तो ये सतत मरने तक का प्रक्रिया है। बिल्कुल। हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ सीखता है आदमी। जी। जैसे अब सरकारी नौकरी में जो है उनको पता है कि यार अब बोनस मिलेगा दिवाली का, अब ये आएगा, न उनको कुंडली की जरूरत न भाग्य की जरूरत, सब उनका अपना खुद ही डिसाइड कर सकता हूँ। हमारे यहाँ हर दिन कुआं खोदना है, हर दिन पानी पीना है, हर दिन फ्रेश बन के रहना है, एकदम ट्रेनी बन के रहना है। जी जी जी। तो इसलिए कलाकारों में आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि यार ये इतना वो दिख रहा है, जवान दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो डरा मारी। जी बिल्कुल।